नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन MPPSC एक्सप्रेस वंस अगेन। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज मैं लेक्चर अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण। एटलीस्ट वन वीडियो आई विल अपलोड ईच एंड एवरी डे एटलीस्ट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो फार आई हैव टेकन 8 लेक्चर्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर मैंने लिंक दे रखी है। इस वीडियो के अंत में मैं एक आई बटन में प्लेलिस्ट भी अटैच कर दूंगा, तो आप लोग वो वीडियो सारे देखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और बेसिक क्लासेस हैं जो पॉलिटी के बारे में है, 1 या 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में और प्रियम्बल के बारे में, सोर्सेज के बारे में, वो क्लासेस भी आप देखिए। क्योंकि क्या एक बार आप बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो फिर उसका कोई तोड़ नहीं है। फिर ये स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया या जियोग्राफी हो गया, इसमें बेसिक्स आपके एक बार क्लियर हो जाने चाहिए। बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 20। तो बेसिकली आर्टिकल 20 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसका मतलब ये हुआ कि कोई इंडिविजुअल, व्हेन आई से इंडिविजुअल मीन्स इट कैन बी इंडियन नेशनल और फॉरेन नेशनल। इट इज दिस आर्टिकल इज अवेलेबल फॉर ऑल द सिटीजन्स। ये ध्यान रखिएगा, वेदर इट इज़ इन रिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर नेशनैलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसके तहत जो एक्यूज्ड हैं या जो कन्विक्ट्स हैं उनके कुछ राइट्स इस संविधान के इस आर्टिकल में दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स में। तो आर्टिकल 20 का जस्ट ये है, मैं आपको बताऊं कि जो कन्विक्ट होते हैं, जिनको कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट कर दिया गया है या फिर जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं, तो उनके कुछ राइट्स हैं जो इस आर्टिकल 20 में निर्धारित किए गए हैं। तो आप समझते हैं इसमें क्या क्या राइट्स हैं इसमें। तो बेसिकली इसमें थ्री सब क्लॉजेस हैं। तो आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 क्या बोलता है? क्रिमिनल लॉ शुड नॉट बी अप्लाई फ्रॉम द बैक डेट। इट प्रोहिबिट्स स्टेट्स फ्रॉम ब्रिंगिंग क्रिमिनल लेजिस्लेशन एक्स फैक्टो। इसको देखिए, एक्स फैक्टो का मतलब हो गया बैक डेट से। बैकडेट एंड क्वांटम ऑफ पनिशमेंट फॉर अ क्राइम, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट फॉर अ क्राइम। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट फॉर अ क्राइम यहाँ पे आएगा बी इंक्रीज्ड एंड गिव इट रेट्रोस्पेक्टिव। चलिए अब समझते हैं कि इस आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का मतलब क्या है। सपोज कोई आदमी ए है, वो डेली ऑफिस से अपने घर शाम को 7 बजे के बाद जाता है। उसके ऑफिस का टाइम चेंज हो गया, अब वो शाम को 6 बजे घर जाने लगा 2 दिन बाद से। और 2 दिन बाद रूल बना है कि अगर कोई बंदा है जो शाम को 7 बजे के बाद घर जाएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, 30 दिन की जेल होगी। तो आप बताइए, बल्कि ये बंदा अब 6 बजे जाने लगा है, तो क्या इस बंदे को, क्योंकि 2 दिन पहले तक वो 7 बजे घर जा रहा था, तो क्या इस बंदे को जेल होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि रूल तो 2 दिन बाद आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्रिमिनल लॉ बनता है तो वो जो लॉ इफेक्ट होगा वो रेट्रोस्पेक्टिवली, पीछे के डेट से लागू नहीं होगा, वो उस डेट से ही लागू होगा। पहली चीज, ये आपको ये चीज समझ में आ गई। एंड दूसरी चीज मैंने इसमें एक चीज और बताई है, द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट फॉर अ क्राइम बी इंक्रीज्ड। यानी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है आप पीछे की डेट पे नहीं, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं बढ़ा सकते। सपोज अगर कोई किसी बंदे ने क्राइम किया है और उस समय उसकी पनिशमेंट 3 साल की है जब उसका ट्रायल चल रहा है, और 30 दिन बाद उसी पनिशमेंट की, उसी क्राइम के लिए उसकी पनिशमेंट को 5 साल कर दिया गया, लेकिन उस बंदे को अब वो 3 साल की ही पनिशमेंट मिलेगी, 5 साल की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उस बंदे की पनिशमेंट को 3 की जगह नया लॉ आया और उस बंदे की पनिशमेंट, और उस लॉ के अकॉर्डिंग वो पनिशमेंट जो 3 साल की थी अगर वो 1 साल की कर दी गई, तो रेट्रोस्पेक्टिवली आप पनिशमेंट को कम कर सकते हैं, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली आप पनिशमेंट को बढ़ा नहीं सकते। ये ध्यान रखना। यानी आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग आप पीछे की डेट से किसी को पनिश नहीं कर सकते अगर वो बंदा कोई एक्ट कर चुका है, लेकिन उस समय उस एक्ट के लिए कोई पनिशमेंट नहीं था और आपने क्रिमिनल लॉ लेके आए, तो आप उस बंदे को पनिशमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, पनिशमेंट को आप बढ़ा नहीं सकते, बैक डेट से घटा सकते लेकिन बढ़ा नहीं सकते। एक्चुअली मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। जब ये निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था तो लोगों में बहुत आक्रोश आ गया था
फिर बोला उसमें एक एक्यूज्ड था जो जिसकी डेट वो नाबालिग था, वो जुवेनाइल था। तो उसमें उस समय उसका पनिशमेंट शायद जुवेनाइल के लिए 3 साल का हुआ करता था, हीनियस क्राइम के लिए। अब हीनियस क्राइम क्या होता है? हीनियस क्राइम वो क्राइम होता है जिसमें नॉर्मल इंसान को, मतलब जो 18 के अबव है, अगर उसको 7 या 7 साल से अधिक का पनिशमेंट कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है तो वो क्राइम को हीनियस क्राइम बोलते हैं। तो इस कैटेगरी में जो भी क्राइम आते हैं उनको हीनियस क्राइम बोलते हैं। तो उस केस में निर्भया कांड में क्या हुआ था कि जब लोगों ने प्रोटेस्ट की और बोला कि इसको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए और ये सारी चीज़ें, और काइंड ऑफ मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट हुए, तो फिर गवर्नमेंट ने जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई। तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला कि हम इसको पनिशमेंट के लिए हम जुवेनाइल को हम 10 साल भी कर देंगे, कर सकते हैं, लेकिन ये जो 10 साल किया हुआ पनिशमेंट है इसको नहीं दे सकते, क्योंकि जब इसने ये क्राइम किया था तब उस क्राइम को करने का जो पनिशमेंट था वो सिर्फ 3 साल था। इवन इफ वी इंक्रीज दिस पनिशमेंट फ्रॉम 3 to 7 years और 10 years, बट इट वोंट बी अप्लाई फ्रॉम बैक डेट। तो उसमें एक ये टेक्निकल बोल सकते हैं कि एक ग्लिच था। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया इसका, तो अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या बोलता है। अब समझते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2, डबल जेओपार्डी। डबल जेओपार्डी का मतलब क्या होता है? डबल जेओपार्डी इज नॉट अलाउड, दैट इज मीन्स नो पर्सन शैल बी पनिश्ड मोर देन वंस फॉर अ सेम ऑफेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये समझिए, कोर्ट ऑफ लॉ मतलब अगर किसी बंदे ने एक क्राइम किया है तो उस बंदे को उस क्राइम की सज़ा सिर्फ एक बार मिल सकती है कोर्ट ऑफ लॉ में। सेम क्राइम का पनिशमेंट उस बंदे को एक से ज़्यादा बार नहीं मिल सकता। समझ गए? अब इसमें अच्छा, ये सारे रेफरेंसेस आपको समझना जरूरी है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कोई करप्ट ऑफिसर है या कोई करप्ट पब्लिक सर्वेंट है या कोई करप्ट इंडिविजुअल है, उसको उसके डिपार्टमेंट ने उसके करप्शन के लिए पकड़ लिया और उसको तुरंत ही डिपार्टमेंट ने निलंबित कर दिया। निलंबित करने के बाद में डिपार्टमेंट की तरफ से एक एफआईआर की गई। उस एफआईआर करने के बाद में उस बंदे को कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना पड़ा। जब वो बंदा कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुआ तो उसको सपोज 1 साल की पनिशमेंट मिली। तो अब आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इसको ऑलरेडी एक बार पनिश करके इसको नौकरी से निकाल दिया गया, फिर उसी केस के लिए, फिर उसी सेम ऑफेंस के लिए इसको फिर 1 साल की पनिशमेंट क्यों हुई? तो उसका मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंट है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, दैट इज डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डज नॉट कम अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है ना। अब तीसरी चीज़ समझते हैं, आर्टिकल 20। ये यार यहाँ पे मैंने बोला ना कि आज मैं थोड़ा सा बिजी था, यहाँ पे भी ध्यान रखिए। ये आर्टिकल 20 स्लाइड सब क्लॉज 3 है, ये आर्टिकल है ना, ये ध्यान रखिए। यहाँ 20 का सब क्लॉज 3 है। आज मेरे से थोड़ा गड़बड़ हो गई है, आज मैं थोड़ा सा व्यस्त था, इस वजह से लेक्चर्स को प्रिपेयर नहीं कर पाया, स्लाइड्स को जल्दी में बनाना पड़ा मेरे को। चलिए समझते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या बोलता है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट नो सेल्फ इंक्रिमेशन, नो एविडेंस। मतलब आप फोर्सफुली, मतलब दैट मीन्स आप फोर्सफुली किसी से एविडेंस प्रस्तुत करने के लिए, जिसमें उस एविडेंस के तहत उस इंडिविजुअल को सजा हो जाए, उसके लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। सपोज किसी इंडिविजुअल को किसी ऑफेंस के लिए पुलिस ने पकड़ा, तो पुलिस उसको फोर्सफुली वो चीज़ कवर नहीं करा सकती। सबसे पहले तो स्टेटमेंट बिफोर पुलिस डज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। पुलिस को दिया हुआ बयान कोर्ट में माना नहीं जाता। सबसे पहले तो जो बयान जज के सामने यानी अदालत में दिया जाता है एक्यूज्ड के द्वारा, उसको ही एडमिसिबल माना जाता है कोर्ट में। तो फोर्स एलिमेंट जो है अप्लाई नहीं हो सकता। अगर आप किसी को फोर्स करके
आप उसका बयान लेते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल मतलब आप समझिए, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस एक केस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसमें लाई डिटेक्टर टेस्ट या फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट या ब्रेन मैपिंग या फिर नार्को एनालिसिस, इसमें कोर्ट ने इन तीनों टेस्ट को ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, और इसके द्वारा जो एविडेंस निकाला गया उसको कोर्ट ने एडमिसिबल नहीं माना था, या माना गया। कोर्ट ने इसमें ये डिसीजन अपना अपहेल्ड किया था। एक चीज़ और मैं आपको एक केस बताता हूँ। हमारे बहुत सीनियर पॉलिटिशियन थे इंडिया के, जिनमें उनको किसी ने अक्यूज्ड किया कि वो उनके बायोलॉजिकल फादर हैं। तो ये चीज़ उन्होंने मानने से मना कर दी। उस बंदे ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट में उस बंदे ने एक मुकदमा उनके खिलाफ दायर कर दिया। कोर्ट ने उनको बोला है, कोर्ट ने उनको बोला कि आप डीएनए सैंपलिंग कराइए। तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि डीएनए सैंपलिंग कराऊंगा, इसके तहत जो एविडेंस निकलेगा वो मेरे खिलाफ सबूत हो सकता है, और ये चीज़ मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन है। तो फिर कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि आपका हनन है, दिस इज एक्सेप्टेबल, बट इसमें आर्टिकल 21 यानी राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, इस चीज़ का भी हनन हो रहा है। देन कोर्ट अपहेल्ड दैट राइट टू लाइफ यानी राइट टू डिग्निफाइड लाइफ विल प्रिवेल ओवर द आर्टिकल 20। तो उसके बाद फिर टेस्ट हुआ, और जो उस बंदे ने क्लेम किया था, फिर बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो उसके पिताजी हैं। तो ये हो गया आपका, ये मैंने बस आपको एक केस स्टडी दी है, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें 3 तरीके के राइट्स बताए गए हैं आर्टिकल 20 में। पहली चीज़ बताई है कि बैक डेट में कोई लॉ अप्लाई नहीं होगा। दूसरी बताई है डबल जेपार्डी, मतलब एक क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। और तीसरा ये बताया है कि फोर्सफुली एविडेंस नहीं ले सकते। 3 चीज़ें आपने बताई हैं। 3 चीज़ें इसमें फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इंडिविजुअल को दी गई हैं। तो आप इसको रिवाइज करिएगा और पढ़िएगा। जैसा मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि मैंने आज मैंने लेक्चर अपलोड किया, इवन इफ आई वाज सो लेट, आई प्रिपेयर्ड दिस प्रेजेंटेशन फॉर यू गाइज एंड अपलोडेड दिस लेक्चर। तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप ये लेक्चर को पढ़ें, नोट्स बनाएं, कंप्लीट करें, और अभी तक जितने लेक्चर्स हुए हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में वो आप सारे लेक्चर्स को देखें, उनके भी नोट्स बनाएं। उसके अलावा भी जो मैंने क्लासेस ले रखी हैं आप उसको भी अच्छे से देखें और उनके नोट्स बनाएं और रिवीजन करते रहें। आगे आने वाले 3 से 4 क्लासेस में फंडामेंटल राइट्स को मैं ख़त्म कर दूँगा। Then we'll move to DPSB and then fundamental duties। अब इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगना है, मतलब लगभग आपके इस वीक में मैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कंप्लीट करा दूंगा। तो मैं कोर्स की स्पीड को भी थोड़ा पेसअप करूंगा ताकि आप लोगों का जल्दी से एग्ज़ाम का जो स्टैटिक पोर्शन है वो जल्दी से कवर हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन मोर थिंग, दैट इज़ करंट अफेयर्स ऑन डेली बेसिस विच विल बी बेस्ड ऑन प्रीलिम्स। जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी मैं एक नई सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, और डेली में मॉर्निंग में कोशिश करूँगा कि मॉर्निंग में वो उसको अपलोड कर दूँ, और वो कंपाइलेशन होगा जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स पे जो मुझे लगेगा कि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एज आई हैव सीन सो मेनी ईयर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, उसके हिसाब से वो सारे उस हिसाब से मैं उस सीरीज़ को मैं डिज़ाइन करूँगा। और डेली में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाऊंगा जो प्रीलिम्स के बेसिस पे होंगे। इसमें एडिटोरियल डिस्कशन नहीं करूंगा मैं न्यूज़पेपर का, लेकिन मैं इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से डिस्कशन करूंगा, और उसके जो बैकवर्ड और फॉरवर्डेड लिंकेजेस हैं जो जिसका जहां आप उपयोग कर सकते हो, इंटरलिंकिंग, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और ये करंट अफेयर्स का जो लेक्चर होगा उसकी लेंथ को मैं 10 मिनट से कम रखूँ ताकि आप लोगों को भी देखने में इंटरेस्ट आए और आप वीडियो पूरा देखें। ये ध्यान रखिए कि जब आप वीडियो देखना चालू करते हैं तो इसको शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि एक बार आपने क्लास स्टार्ट करी तो उसको कंप्लीट जब तक नहीं करेंगे तो आप उस लेक्चर को वहीं, उस कॉन्सेप्ट को वहीं मिस कर देंगे। क्योंकि क्या होता है ना, अंत तक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, जब तक आप पूरा लेक्चर नहीं देखेंगे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग क्लासेस पूरी देखें और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। दैट आई कैन अश्योर यू कि आप लोग एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे, बट आप लोग इसी तरीके से मेहनत करके पढ़ते रहिए। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। कल मैं पॉलिटी का नया लेक्चर लेके आऊँगा और उसके पहले कोशिश करूँगा कि करंट अफेयर की उस सीरीज़ का मैं पहला लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ ऑन द डेली बेसिस।
ऑन डेली बेसिस फिर मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस को स्टार्ट कर दूंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी जो MPPSC एक्सप्रेस की जो फैमिली है, जो ग्रुप है, वो थोड़ा सा एक्सपांड हो, ताकि हम लोग आगे चल के एक डिस्कशन फोरम बना सकें और वहाँ पे हम लोग एक मेंस का जो मैं चाह रहा हूँ कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक डिस्कशन एक प्लेटफॉर्म पे कर सकें। और मैं बहुत जल्दी इसकी वेबसाइट भी लेकर आ रहा हूँ, तो उस पर हम लोग फिर डिटेल्ड वे में डिस्कशन करते रहेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू।